आज जो किताब का जिक्र करने वाले हैं हम, वो किताब है एलिगेंट डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम के ऊपर किताब है। मैट रिचटेल ने लिखी हुई है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। अच्छा, कितने लोगों ने सुना हुआ है कि गाड़ी चलाते वक्त में टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये बात साइंस तो बहुत पहले से बोल चुका है, लेकिन उसको आम जनता तक पहुंचाना, मतलब साइंटिफिक रिपोर्टिंग करना, उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज जो है मिला हुआ है। कई तरीके की न्यूयॉर्क के अंदर में साइंस राइटर हैं, और जितने भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में या पोस्ट के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, मतलब अलग अलग बेहतरीन न्यूज़पेपर्स के लिए जो साइंस राइटिंग करते हैं, उनकी किताबें भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें से ये पहले ऑथर हैं। और तो आप जो जानते हैं कि भाई चलते वक्त और इतने एक्सीडेंट होते हैं, आप जानते हैं कि भाई टेक्स्ट करना ड्राइविंग के वक्त में इज इक्वल टू इतना ड्रिंक कर रखा है आपने, इसके बराबर होगा। खैर, आज वो जो जिक्र हम करने वाले हैं, आज हम उस चीज़ का जिक्र नहीं करने वाले हैं कि उस काम का जिक्र नहीं करने वाले हैं। जिस काम का जिक्र करने वाले हैं वो है एन एलिगेंट डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम का एक। सब लोग जब से कोरोना आया है तब से सब लोग एक बात को लेकर के उनको बेसिक जानकारी हो गई है, वो है इम्यून सिस्टम। तो उसको लेकर के बड़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पूरे कोरोना काल के अंदर में लोग चिल्लाते रहे, भैया इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो। लेकिन मेन आइडिया यही था कि भैया जो लोग मरे हैं ना, वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की वजह से मरे हैं। वायरस ने नहीं मारा है, वायरस डिस्कस करेंगे, लेकिन वायरस उस वक्त जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म जो आ जाता है व्यक्ति के शरीर में, और उसकी वजह से जो लोगों की मौत हुई है, वो इन्फ्लेटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हुई है। और आप कह रहे हैं कि भाई वो इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा दिया जाए। इस तरीके के कितने सारे मिसकंसेप्शन हैं जो कि हम इस किताब में दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो कि कॉम्प्रिहेंड करना भी मुश्किल है, जिसमें क्या आ जाएगा, क्या केवल और केवल आपको लगता होगा कि आप अपने पार्टनर को देख करके, समझ के, बूझ के, इन सब तरीकों से सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें एक तरीका भी है कि जिसमें केवल और केवल फेरोमोन्स, और ह्यूमंस में इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन और स्पीशीज़ के अंदर में जो फेरोमोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फेरोमोन्स दिखाते हैं कि आप इम्यून सिस्टम के लेवल पे एक दूसरे से कितने कंपैटिबल हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर जिक्र करेंगे कि वो किस तरीके से फेरोमोन्स के एक्शन को गाइड करता है। तो ये किताब जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर के नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक आम आदमी तक पहुंचाने, और क्या क्या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, उनके ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती जाएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। इतिहास में ट्रांसप्लांट तो बहुत पहले से चल रहा है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कोई कि अभी हाल फिलहाल में ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है और हाल फिलहाल में ही हमने, मतलब ये तो इतना पुराना तक दिखा रखा है आपका कि उठा करके किसी का भी पाँव किसी में भी लगा दिया। लेकिन कितना ऑब्वियस नहीं है यार, मतलब कितना अच्छा होता ना कि अगर इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन या ऊपर वाला इतना ही अच्छा है, तो फिर किसी व्यक्ति मर रहा है तो किसी दूसरे का लगा दो। आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को आंख मिल सकती है। अगर हर मरने वाला व्यक्ति एक दिन आज जितने लोग मरने वाले हैं ना, वो सारे लोग अपनी आंखें डोनेट कर दें। वर्ल्ड की आई जो ब्लाइंडनेस के लिए जो लोग आई ट्रांसप्लांट के लिए बैठे हैं, उनमें से हर एक किसी को आंख मिल जाएगी। ऑर्गन डोनेशन की जो प्रॉब्लम है वो जो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं करते। खैर, पॉइंट ये था कि भाई कर दो ना, कितना अच्छा रहेगा। मेरी स्किन किसी और की लग जाएगी, किसी और की स्किन लग जाएगी, कितना अच्छा सिस्टम है इवोल्यूशन के अंदर में, लेकिन नहीं है। तो इवोल्यूशन ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि भाई सब लोग सही, एक व्यक्ति दूसरे का स्किन ले ले, दूसरा व्यक्ति तीसरे का स्किन ले ले। प्रॉब्लम है, मतलब इवोल्यूशन के अंदर में किसी ने ये थोड़ी सोचा था कि आगे चल करके इंसान में इतना दिमाग आ जाएगा कि वो एक दूसरे को अपना हाथ पांव और किडनी देने लगेंगे, स्किन लगाने लगेंगे। क्योंकि जानवर का सोच के देखो कि भाई आज की तारीख में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक चीता की स्किन दूसरे चीता पे लग जाएगी, लेकिन इसका मतलब है कि वो फंडामेंटली काफ़ी एक दूसरे की क्लोजली रिलेटेड है। और अगर इंसान बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे तो वेरिएशन कम हो जाएगा, और वेरिएशन कम हो जाएगा तो कोई भी एक वायरस या एक बैक्टीरिया या एक फंगल इन्फेक्शन जो स्किन पे अगर किसी के लग गया,
तो उससे पूरी कायनात इंसानों की जो है पूरी की पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी स्किन बर्बाद हो जाएगी और सब मर जाएंगे एक बार में। और यही तो मुद्दा था वेरिएशन का, इसीलिए तो वेरिएशन दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और ये कई केले की वैरायटी के साथ हो चुका है कि पूरे दुनिया में बढ़िया स्वादिष्ट केले थे। इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन्स में फिर भी आज की तारीख में अलग अलग फ्लेवर के केले मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है स्वादिष्ट केला। जो वेस्ट वाले, यूरोप वाले और ये अमेरिका वाले खा रहे हैं ना केला, बिल्कुल ब्लेंड है, कोई स्वाद नहीं है उसके अंदर में। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि जो केला था स्वादिष्ट वाला, उस सब पे एक ही वायरस या बैक्टीरियल या फंगस जो भी इन्फेक्शन रहा, क्योंकि केला एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी है, और सारे के सारे गायब हो गए। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्किन ऐसे रैंडमली किसी का हाथ पांव लेकर के आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप देखें तो उसी ही बात को हम पार पा चुके हैं। कैसे? आज की तारीख में हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पिग का जो हार्ट है वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है मेरे ख्याल में। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट जो है यूएस में गॉट। अच्छा चाहिए कब का पेपर देखें ज़रा। भाई हमारा तो ले रखा है हमने, तो इसको ज़रा साइन इन कर लें। ज़रा डेट वेट पता लग जाए। डेट मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल फिलहाल का ही है, कुछ हफ्ते पहले का ही होगा, अगर होगा भी तो 9 मार्च 2022। पॉइंट क्या है कि आज भाई 100 साल पहले भी हम यही काम कर रहे थे। एक व्यक्ति का टांग उठा करके दूसरे व्यक्ति में लगा रहे हैं, एक जानवर की कुछ उठा करके एक दूसरे हम में लगा रहे हैं। आज की तारीख में भी वही काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में सब कुछ सक्सेसफुल कैसे हो रहा है? हमने उस चीज़ को ढूंढा कि भाई ऐसा है कि एक इंसान और इंसान या इससे दूसरे इंसान में जब आप किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन सेल्स का बना हुआ है और सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, और जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो बात कर रहे हैं हम MHC प्रोटीन की, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। वो चीज़ हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम है चेक करता है, बोलता है कि दिखाओ जरा MHC तुम्हारे पास इसी ही शरीर का है कि दूसरे शरीर का, ID कार्ड की तरह पूछने लगता है। दूसरे शरीर का है तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, खा के ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहीं पर हम अपने इम्यून सिस्टम को पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि या तो आप क्या करें, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक थ्योरेटिकल तरीका ये हो सकता है कि आप जिस भी तरीके का जिस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करवाना है उसी इंसानों वाला जो MHC मॉलिक्यूल है वो ऐसा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ऐसा पिग बनाइए जिसके पास इंसानों वाला MHC कॉम्प्लेक्स हो, और उसका दिल निकाल करके ट्रांसप्लांट करेंगे तो संभावना कम होगी कि वो रिजेक्ट कर देगा। और जो कि हुआ कि यहाँ तक कि लोग तो चूहे का हेड ट्रांसप्लांट तक कर चुके हैं, मालूम है आपको? मतलब कि ये तो किससे कहानी वाली बात है कि लोगों को लगता था कि हेड नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हेड ट्रांसप्लांट कर दिया व्यक्ति ने, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो चूहा जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए ज़िंदा रहा और फिर मर गया, लेकिन जिंदा रहा। दैट इज द मेन थिंग। और यस, ये थोड़ा ट्रांसप्लांटेशन के बारे में था। इम्यूनोलॉजी के अंदर में एक कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते हैं, वो है कि भाई पहला जो रिस्पॉन्स आता है, अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में पहली दफ़ा आया है तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने में थोड़ा ज़्यादा समय और थोड़ा धीरे धीरे आता है एज़ कम्पेयर टू अगर वही चीज़ दूसरी बार जब नज़र आती है तो कम समय में एकदम बढ़िया शूटअप, बढ़िया सा रिस्पॉन्स आता है। तो क्या था कि भाई शुरुआती वक्त की बात है कि जब स्किन ग्राफ्ट करते थे, मतलब कि स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर में उतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती तो स्किन के ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में बाकी ऑर्गन के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन होती वो भी है ज़्यादातर, अनलेस एंटिल वो मैच ना हो जाए। जैसे कि एक भाई बंधुओं का ही, मतलब एक व्यक्ति जल गया तो उसी भाई से स्किन लेकर के इस भाई पे लगाई गई, तो पहली बार लगाई गई तो मान लो 2 हफ्ते लगे स्किन को अपना ग्राफ्ट रिजेक्ट करने में। दोबारा से जब ट्राई किया गया, दूसरी बार जब स्किन ग्राफ्ट को ट्राई किया गया तो वो 1 हफ्ते में ही उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर बनने लगा, लोगों को समझ में आने लगा कि किस तरीके से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स के।
एमएचसी हमारे को मेट ढूंढने में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि अभी मैं पहले एमएचसी का मैंने नाम ले दिया, लेकिन उनको उसको थोड़ा सा और ज़्यादा आसान भाषा में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हर व्यक्ति का अपना एक इंडिपेंडेंट फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर के हर एक सेल के ऊपर एक प्रोटीन मिलता है, और वो प्रोटीन हर एक टिश्यू के ऊपर डिफाइन कर सकता है कि हाँ, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरीके का वो प्रोटीन हो सकता है। ये प्रोटीन व्यक्ति टू व्यक्ति भी डिफर करता है। मैं और मेरी बहन का एमएचसी प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, इसलिए इस बात की संभावना भी ज़्यादा है कि मैं और मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बंधु मुझे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। इस बात की संभावना अच्छी है, नॉट 100%। ऐसा भी हो सकता है कभी किसी दूर का व्यक्ति का एमएचसी आपसे मिल जाए और उस व्यक्ति से आपको ऑर्गन ज़्यादा अच्छा लगे एज़ कम्पेयर टू कि आपके सिबलिंग, जिनका हो सकता है कि कभी कभी एमएचसी उतना मैच न करे। तो एमएचसी एक प्रोटीन है जो कि हमारे सेल्स के ऊपर में पाया जाता है, और ये एमएचसी प्रोटीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर मतलब मुख्य, बड़ा, हिस्टो मतलब टिश्यू है ना, हिस्टोलॉजी, कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो कि बताता है कि कौन सा टिश्यू कौन सा है। बस किसको बताता है? हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारा इम्यून सिस्टम टोटली घूमते घूमते पूछता रहता है कि तुम्हारा एमएचसी क्या है, तुम्हारा एमएचसी क्या है, और अगर एमएचसी कंपैटिबल न हुआ तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो चालू कर दिया जाएगा। अब लेकिन इसके अंदर में एक खास बात यह है कि आप एमएचसी का जो मॉलिक्यूल है वो हमको किस तरीके से मेट ढूंढने में हेल्प करता है। एमएचसी की वजह से ओवरऑल बॉडी के अंदर में सेंट डिफाइन की जा सकती है, जिसको हम फेरोमोन बोल देते हैं आप आसान भाषा में। इट इज़ नॉट कि इसी ही की वजह से केवल और केवल मेट डिसाइड होता है, बट ये हमारे एंसेस्टर्स में भी अगर हल्का सा भी इसका अगर रोल है तो दैट इज़ वर्थ वॉचिंग एटलीस्ट एक बार। तो होता यूँ है कि अगर दो व्यक्तियों का एमएचसी बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, मतलब कि वो मोस्ट प्रोबेबली सिबलिंग्स हैं, तो उनका जो सेंट है वो रिपेल करेगा। मतलब, और सेंट हम यहाँ पर केवल और केवल डायरेक्ट खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फेरोमोन्स जो कि एक्ट तो आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ही करेगा, सूंघने वाली जगह से, बट वो आप जज नहीं कर पाएंगे उसको। अच्छा ये वाली स्मेल है, अच्छा ये वो वाली स्मेल है, वो नहीं इतना आप सिग्निफिकेंटली कर पाएंगे। वो काम थोड़ा सा इनडायरेक्टली होता है, और क्योंकि उतना हार्ड बाउंड भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि ये इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन खोज है, इतनी अजीब खोज है कि इसके ऊपर लोग लिखेंगे बहुत, इसके ऊपर लोग बोलेंगे बहुत, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है मेट डिसाइड करने के लिए। लेकिन इवन ये स्टेटमेंट कि वो मेट डिसाइड करवाने में हेल्प कर सकता है, यही अपने आप में माइंड बॉगलिंग बात है। तो अगर एमएचसी मॉलिक्यूल सिमिलर से हैं तो वो आपस में सेंट के लेवल पे रिपेल करेंगे, और अगर बिल्कुल उचित मात्रा है अगर उनके एमएचसी अलग होने में, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। हम चूंकि बोल करके, बात करके, हम तो यहाँ तक कि अगर आप देखें तो हम तो इवोल्यूशन के अंदर में जो भी चीज़ें नॉर्मल सिग्नलिंग का पार्ट थी, हमने उस सबको मिमिक करा है। इवोल्यूशन के अंदर में कर्व हिप्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ये फीमेल जो है वो बच्चा इजीली डिलीवर कर सकती है, और हमें वो जो कर्व होते हैं वो पसंद आते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने कॉर्सेट बना दिया, कपड़े के डिज़ाइन इस तरीके से बना दी कि फीमेल का जो कर्व है और भी ज़्यादा उभर करके आए। उसी तरीके से कि जब गाल होते हैं, मेकअप जो होता है कि भाई अगर आप देखें, अगर गाल लाल हैं, किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं है, और तो क्या होगा, तो वो बताता है कि व्यक्ति जो है जवान है। तो हमने जो लिपस्टिक और ये जो मेकअप, हल्का माइल्डर मेकअप वगैरह करके उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फंक्शन को और उभारा ताकि लोगों को लगे। लेकिन मैं दोबारा से बता दूं, क्योंकि इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, ये केवल और केवल जो भी बातें हैं, कोई भी बात मेरे मुंह से निकलती है वो केवल और केवल कंटेक्चुअल और एक परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है। उसके आस पास 50 और आर्ग्यूमेंट हैं जो कि मिलकर के फाइनल आउटकम को लेकर के आएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि ये एक कंपोनेंट है, क्योंकि कल को लोग लड़ाई करने पे आ सकते हैं, नहीं हम तो ये अपने लिए करते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने लिए करते हैं, हम हर चीज़ अपने लिए ही करते हैं।
मैं सामने वाले के लिए नहीं करते हैं, नॉट नेसेसरीली। वो इंसानों, क्योंकि इंसानों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे मुंह के अंदर में आप ब्रश करते हो, क्योंकि ब्रश करके अगर स्मेल आती है तो वो आप बताता है कि व्यक्ति रिपेल हो जाता है, डिस्गस्ट की फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मुझे भी बीमार कर देंगे, तो मैं इसके पास न जाऊं तो ही बेहतर है। तो आप उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। आप सफ़ेद बाल, क्योंकि वक्त के साथ उम्र दराज जब आप हो जाते हैं तब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और वो बढ़ती उम्र को दर्शाता है, इसलिए आप उसको स्टेन उस पर कलर करके, क्या बोलेंगे उसको, है ना, जो भी बोलते हैं उसको कलर करने, क्या कलर करके उसको वाइट, उसको ब्लैक दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस बात का एक सिग्नलिंग जाए कि व्यक्ति का उम्र उतना ज़्यादा नहीं है, उससे कम है। तो अगर हम देखें तो ये जानवर, हम तो आपस में बात कर सकते हैं लेकिन जानवर तो आपस में बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सिग्नलिंग के अलग मेथड होते हैं कि किस तरीके से चिड़िया अगर अलग तरीके का, मेल जो है अलग तरीके का घोंसला बनाएगा, मेल के ऊपर अलग अलग तरीके के रंग होंगे, जिस तरीके से मोर के अलग अलग पूरा का पूरा मोर पंख होते हैं, प्लूमेज होता है, कलगी होती, मुर्गी की कलगी होती है वो जो अपने सर पे दिखा सकता है, यहाँ पर उसके होती है, जो कि सिग्नलिंग मेथड है जिसकी वजह से वो आपस में कंपैटिबिलिटी पता कर सकते हैं कि किसके साथ रिप्रोडक्शन करना है और किसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं करना है। जो ये काम फिजिकल लेवल पे इतना अच्छा जो ये है विजुअल क्यूज, है ना भाई, हम हर तरीके से मेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअल क्यूज हैं ये सारे के सारे। अब जो है बर्ड जो है कई सॉन्ग गा करके कि ये ऑडियो क्यूज हैं कि भाई मुझे किसके साथ मेट करना है, वो आपको ऑडियो क्यूज है। तो जो सेंसेस हैं उसका आप इस्तेमाल करके जो है मीटिंग कर सकते हैं। जिराफ जो है वो फीमेल पी मतलब कि यूरिनेशन करती है, जिराफ जो उसको हल्का सा टेस्ट करता है, उसके बाद वो अपनी कंपैटिबिलिटी देखते हैं और फिर जा करके रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से नाक, आँख, कान जो है, हम जितने भी ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जा रहा है ताकि मीट को ढूंढा जा सके। और ये कहानी शुरू हुई थी किससे, कि किस तरीके से MHC से जो है वो मीटिंग पार्टनर को ढूंढने में थोड़ी आसानी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का, और यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन के साथ में होने वाली एक चीज़ का, जो है बुखार, हाई टेम्परेचर। अब एक तरफ तो ये नज़र आता है कि भाई किस तरीके से बुखार, सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को हेल्प करने के लिए है कि आप अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया को अनकंफर्टेबल होगा, इस बात की संभावना है कि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए, लेकिन वो जो पैथोजन है वो रिकवर ना कर पाए, और इस तरीके से वो एक आपका माइनर डिफेंस सिस्टम है बॉडी। ओके फाइन। इसके साथ जो सीखने वाली, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इंसान कभी भी सामने वाली चीज़ या व्यक्ति का टेम्परेचर नहीं बता सकता, वो केवल और केवल अपने रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का चेंज बता सकता है। ये स्टेटमेंट समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक्टिविटी करना और इस एक्टिविटी को दिमाग में आप करेंगे तो बड़ा आसान है। अब क्या कीजिए, एक हाथ को जो है गर्म पानी में डाल दीजिए, ज़्यादा गर्म ना हो लेकिन गर्म अच्छा खासा हो जिसमें आप हाथ डाल सकते हो, और एक को जो है चिल्ड पानी में डाल दीजिए और दोनों हाथों को निकालिए चिल्ड, और एक सादे पानी में दोनों हाथों को डाल दीजिए। अब पानी तो है सादा, लेकिन एक हाथ को वो लगेगा गर्म और एक हाथ को लगेगा वो ठंडा। पानी तो सेम है, पानी का तापमान तो नहीं बदला है। तो इससे, इस छोटी सी बात से ये प्रूव होता है कि किस तरीके से हम केवल और केवल टेम्परेचर का चेंज रिलेटिव टू अस बता सकते हैं। ऐसे मत कीजिए हाँ यही है, गर्म है नहीं है वो हर व्यक्ति अलग अलग दिखाएगा, मतलब हम टेम्परेचर नहीं बता सकते, मोटा माटी बता सकते हैं, बट दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा कि ये जो टेम्परेचर आपने लिया उसके बाद, और एक बात ये भी कि कोई चीज़ कितनी गर्म आपको लगेगी और कोई चीज़ कितनी कम गर्म आपको लगेगी, ये केवल और केवल उसकी सामने वाली चीज़ के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कभी किसी
एसी वाले रूम में बैठे हैं जहाँ कम से कम 4-5 घंटे से लगातार एसी चल रहा है, और उस जगह के अंदर में एक लकड़ी वाली चीज़ पर हाथ रखें और एक मेटल वाली चीज़ पर हाथ रखें, तो आपको पता चलेगा कि मेटल जो है ज़्यादा ठंडा है। सच्चाई ये है कि मेटल और वो लकड़ी दोनों के दोनों आइडेंटिकल टेम्परेचर पे हैं। अगर आप टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लेंगे तो पता चलेगा दोनों का टेम्परेचर आइडेंटिकल है। असल में जो लकड़ी वाली चीज़ है वो आपको कम टेम्परेचर पे इसलिए लगी क्योंकि लकड़ी क्या है, लकड़ी कंडक्ट नहीं करती है हीट को उतना अच्छे से, एज़ कम्पेयर टू मेटल बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेता है। और ये समझिए कि अब इसके लॉजिक के हिसाब से लकड़ी जो है वो आपको गर्म नहीं लग रही है और ये आपको ठंडा लग रहा है। तो लॉजिक तो क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि अगर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा लूँ और वो मैं लकड़ी के ऊपर रखूँ, तो चूंकि मेरी लकड़ी गर्म है तो जो मेरा जो बर्फ़ है वो पिघल जानी चाहिए, जल्दी पिघल जानी चाहिए, क्योंकि लकड़ी तो गर्म है अगर मैं आपकी बात मानूँ तो। और चूंकि ये जो मेटल है वो ठंडा है बहुत ज़्यादा, इस पर मैं बर्फ़ को रखूँगा तो वो धीरे धीरे पिघलेगी, क्योंकि ठंडे पे ठंडा है तो धीरे धीरे पिघलना चाहिए। लेकिन करके देख लीजिए, अगर दोनों चीज़ें सेम टेम्परेचर पे है तो जो आप मेटल पे आप जब बर्फ़ रखेंगे तो जल्दी पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है। और यही आपके साथ हुआ, जब ये मेटल और ये लकड़ी दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, तो जब आपने लकड़ी पे हाथ रखा तो उसने उतनी जल्दी से आपके हाथ से हीट को खींचा नहीं, तो आपको हल्का सा कंपैरेटिवली गर्म लगा। और जैसे ही आपने मेटल पे हाथ रखा उसने ऐसा तेजी के साथ आपके हाथ से हीट को खींचा कि आपको लगा अरे तो बहुत ठंडा है। तो ये टेम्परेचर को लेकर के कनंड्रम्स हैं हमारे शरीर के अंदर में, और ये इन्फ्लामेशन का एक हिस्सा है। तो इन्फ्लामेशन पे जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे उसको जिक्र करेंगे। किसने ही सोचा होगा कि इम्यून सिस्टम हमको मेट ढूंढने में भी हेल्प करता है, और केवल ढूंढना नहीं, मतलब हमको लगता है कि बात करेंगे, कंपैटिबिलिटी देखेंगे, लेकिन अब सारे ऑर्गेनिज्म तो बात नहीं करते हैं ना, तो वो लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम सबसे करीब भी देखते हैं तो ये देख लेते हैं एप लाइक कैरेक्टर, मतलब ह्यूमंस लाइक कैरेक्टर अगर आसान भाषा में बोलो तो हाँ देखते होंगे, और सेक्सुअल सिलेक्शन के बेसिस पे एक दूसरे के साथ मेटिंग करते होंगे। लेकिन एक तरीका ये इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, और वो ये कि किस तरीके से जो हम फेरोमोन्स छोड़ते हैं, हमने तो सीख लिया इतना बात करना बाकी ऑर्गेनिज्म थोड़ी इतना बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे से बात करेंगे, और एक व्यक्ति का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे के, इट्स नॉट अबाउट स्मेल। इसको इस तरीके से बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि ये स्मेल होता है, ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि इम्यून सिस्टम, ये देखा होगा कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके से व्यक्ति का पूरा बिहेवियर चेंज कर सकता है। उसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तब उनका टेस्ट प्रेफरेंसेस बिल्कुल एक ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में भागते हैं। असल में हो ये रहा है कि जो फीटस है वो 50% मदर से उसका जेनेटिक मटेरियल है और 50% फादर से उसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मदर को और चाइल्ड को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कंपैटिबिलिटी आती है तब कि जब फीमेल अपने सारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हटा करके दोबारा से नए कंपैटिबल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को एक्वायर करती है, जो कि मदर और बच्चे की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब इस लेवल पर कराकारी चल रही है कि अगर बच्चे को कोई बीमारी है और वो मदर का दूध पीते हुए उसके मुंह के सलाइवा से वो बैक्टीरिया या वो प्रोटीन जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एरियोलर रीजन के थ्रू फीमेल की बॉडी में जाएंगे। फीमेल का बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी अच्छा है, वो जो है फीमेल उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, उसको दूध में डाल करके अपने बच्चे को देगी। समझ रहे हो मतलब किस लेवल पर इम्यून सिस्टम जो है खेल सकता है। पार्टनर ढूंढने से लेकर के बच्चा पैदा करना, उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाना और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा इम्यून सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई चलती है। एक तरफ तो हम एक छोटे से बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रो नहीं होने देना चाहते, और दूसरी तरफ एक फीमेल के अंदर में 50% दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। वहाँ पर वहाँ पर इम्यून सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेडली वर्क कर रहा है, उसके बारे में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़िएगा आप लोग।
खैर आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में एक और बात, खतरनाक बात जानेंगे। जंग में हमारे को ये अगर पता हो कि सामने वाला व्यक्ति कौन है क्या है, तो उसके खिलाफ हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के पास इस दुनिया में जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं। जो ऑर्गेनिज्म, ऐसा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो आज से 50,000 साल के बाद एग्जिस्टेंस में आएगा, उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी हमारे पास एंटीबॉडी आज की तारीख में मौजूद है। जरा इस बात को जरा कॉम्प्रिहेंड करने की बस कोशिश मात्र कीजिए। आज से 50,000 साल के बाद भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करना शुरू करेगा जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए आज की तारीख में भी हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है। तो तुम पूछोगे अबे ऐसा है तो फिर ये फालतू में बीमार क्यों पड़ते हैं, कोरोना वोरोना, ये इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? अरे इतनी आसानी से अगर आंसर मतलब तुम तक पहुंचा देना होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स क्यों लिखते लोग इम्यूनोलॉजी के ऊपर में। जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो गलत नहीं है, लेकिन उसको उसके आगे के जो क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो दे विल नॉट बी इजी टू आंसर। तो अभी केवल मेरा काम है आप लोगों को प्यास लगवाना। हर प्यास मैं बुझा दूंगा कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ प्यास अच्छे से लगेगी ज़रूर ये डिस्कशन करते वक्त में कि जानने की इच्छा होगी। अबे यार ऐसे कैसे चल रहा है। इम्यून सिस्टम का नाम आते हैं ना, आज की तारीख में चूहे का जिक्र सबसे ज़्यादा आता है। एक मतलब अगर मैं कहूँ कि इम्यून सिस्टम की जो शुरुआत है, उसकी जो जानकारी की शुरुआत है, वो शुरू हुई थी बर्ड से, डॉग से और स्टारफिश से। मतलब ये तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, शायद इम्यून सिस्टम का नाम लेते इनका नाम सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ज़रा ध्यान रखना। बंदे का नाम है फेब्रिशियस, जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चिकन की टेल के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है, सैक लाइक ऑर्गन है, और वो ऑर्गन क्या है, पर्स की तरह है, और उसको बोलते हैं पर्स या बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस। फेब्रिशियस बंदे का नाम, और ये वही बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस है जिसके अंदर में आगे चल कर के जो सेल मिली थी वो बी सेल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, जो कि सबसे MCQ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि शायद वो जो बी सेल है वो शब्द जैसे टी सेल थाइमस से आता है तो बी सेल शायद ब्लड से आता होगा, लेकिन वो बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस से आता है। तो ये बर्ड 1622 के अंदर में जब साइंटिस्ट कुत्ते को ऐसे उसका डाइसेक्शन कर रहे थे और डाइसेक्शन में पेट में देख रहे थे तो मिल्की वेन्स नज़र आ रही थी, और वही मिल्की वेन्स आगे चल करके हमें पता चला कि हमारे शरीर का केवल और केवल एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है हमारे शरीर के अंदर में। ऐसा लगता है ना लोगों को भाई हमारा एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, मतलब कम से कम नहीं तो 4 तो हैं ही, 4 तो मैं अभी गिना सकते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा पूरा का पूरा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पूरा इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक इंडिपेंडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्रेन का, ब्रेन ब्लड बैरियर होता है कि ब्लड जो है ब्रेन के अंदर में नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर अपना खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम है CSF का। उसी तरीके से टेस्टिस के अंदर में टेस्टिस बैरियर वाला होता है, उसी तरीके से टेस्टिस में खुद का अपना सर्कुलेशन, क्योंकि हर एक सेल को अल्टीमेटली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि इस तरीके की चीज़ों को अल्टीमेट सेल तक पहुँचाया जाए। और 1882 के अंदर में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ट्रांसपेरेंट एम्ब्रायनिक स्टारफिश को जब देख रहे थे तो उसके अंदर में सेल्स घूमते हुए नज़र आ रहे थे, तो उनको शुरुआत में वॉन्डरिंग सेल बोला और देखा और बोला कि ये शायद डिफेंस में काम करती होगी, तो कुछ उल्टे सीधे चीज़ें उसमें फेंक करके देखी, स्किन सेल वगैरह। तो वो जो क्या नाम है, जो वॉन्डरिंग सेल थी वो जा कर के उसको खाने लगी, और वहीं से फेगोसाइटोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर के आया। तो ये 3 चीज़ें माइलस्टोन की तरह बनी, जो मतलब भर भर के आज की तारीख में आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पॉल एहरलिच की है। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत हो जाएगा, NCERT के अंदर में पॉल एहरलिच रिवर्ज पॉपर हाइपोथेसिस दी हुई है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, सेम नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है
उसके शुरुआती स्टेज में अगर आप कुछ बदलाव करेंगे तो वो बदलाव आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आगे वाली सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। इसको आप केओस थ्योरी में भी जा सकते हैं। ये केओस थ्योरी सब लोगों ने, बटरफ्लाई इफेक्ट सब लोगों ने सुना है, मगर ये द बटरफ्लाई इफेक्ट सुना सबने, ये जेम्स क्लिक की किताब है केओस, उसके अंदर से, उस किताब की वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है इतना पॉपुलर हुआ था। उस किताब को हमारे लिस्ट में रहेगी वो किताब। इस व्यक्ति ने जिस चीज़ को छुआ, जिस तरीके से एरिस्टोटल ने जिस चीज़ को छुआ, वो आज की तारीख में पूरा का पूरा एक नया ब्रांच ऑफ साइंस है। उसी तरीके से इन्होंने जिस चीज़ को छुआ वो चीज़ें नया, मतलब पूरा का पूरा अपने आप में इम्यूनोलॉजी के अपने आप में ब्रांच है। नोबेल प्राइज़ मिला ऑब्वियसली। शुरुआत करते हैं कि इस आइडिया से कि द नेम इटसेल्फ, द एंटीबॉडी जो नेम है, वो जो आइडिया है कि किस तरीके से कि लॉक एंड की का मैकेनिज्म है, वो उतना, जाहिर सी बात है भाई 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 1800 समथिंग की बात कर रहे हैं हम, उतने में इतने अच्छे माइक्रोस्कोप तक अवेलेबल नहीं थे, और उस लेवल पे आप इस तरीके की थ्योरी दे रहे हैं जो कि अपने समय से बहुत आगे है। कि भाई एंटीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कि उनको, हम आज की तारीख में जानते हैं कि एंटीबॉडी अपना शेप चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हमारे पास अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी होती है। उन्होंने ये बताया कि भाई किस तरीके से हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है जो कि स्पेसिफिकली किसी बैक्टीरिया पे जा करके उसको स्पेसिफिकली मार सकती हैं। इसके अलावा जो आइडिया है, ब्लड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अब देखिए कि कितना अच्छा है, हर इम्यूनोलॉजी की लैब में, पैथोलॉजी की लैब में आप देखेंगे कि स्टेन से बड़ा काम होता है कि आप स्टेन डालते हैं और उससे सेल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी वही किया था। अब आप जरा इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को देखिए, इन्होंने ही 3 तरीके की डाई बना दी, एक एसिडिक डाई, एक बेसिक डाई और एक न्यूट्रल डाई, और जो है सेल्स को स्टेन करना शुरू किया। जिस सेल ने न्यूट्रल डाई ले ली वो न्यूट्रोफिल है आज की तारीख में। जिस सेल ने आपका वो ले लिया, बेसिक डाई ले ली, वो बेजोफिल है, और बेजोफिल ही आगे चल के मास सेल बनती है, उस पर इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो पूरा का पूरा जो आइडिया है इसका स्टेनिंग वाला, वो इनकी नज़र किया जा सकता है। कीमोथेरेपी का इन्होंने जो है सिफिलिस का जो क्योर है वो फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और किस तरीके से केमिकल्स हेल्प कर सकते हैं उसका क्योर ढूंढने में। तो ही वाज द पायनियर ऑफ कीमोथेरेपी। बेजोफिल, मैजिक बुलेट शब्द सुना होगा आपने, मैजिक बुलेट किसी न किसी तरीके से ये शब्द सुना होगा आपने, कि आइडिया ये है कि किस तरीके से ऐसी कोई चीज़ मेडिसिन तैयार की जाए जो कि शरीर को हार्म ना करे, लेकिन केवल और केवल उस चीज़ को हार्म करे जो चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो वो मैजिक बुलेट जो कॉन्सेप्ट है वो भी इनका दिया है। रिसेप्टर थ्योरी, साइड चेन थ्योरी, मास्ट सेल, कीमोथेरेपी, एक व्यक्ति, इतनी सारी चीज़ें। बस याद रखिएगा कि वो जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है वो इनकी दी हुई नहीं है, वो दूसरे वाले रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो वो दूसरे व्यक्ति ने दी थी, जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। ऑब्वियसली जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती जाएगी उतना हम कॉन्सेप्ट के अंदर में डिटेल में घुसते हुए चले जाएंगे। शुरुआत होनी शुरू हो गई है, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल, इन सब चीज़ों की शुरुआत होना शुरू हो गई है। ये वीडियो शायद 11th मतलब 12th जो बच्चे पास कर चुके हैं, अगर बायोलॉजी उनके पास थी तो उन लोगों के लिए है मिनिमम। मैं उस तरीके की रीजनिंग पेश करूँगा। लेकिन अगर बात किया जाए इस वाले हिस्से की कि जो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं इससे मिलते जुलते, वो है कर्कजस्ट, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस देयर नेम। उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाली दूंगा। उनकी इम्यूनोलॉजी की जो पूरी सीरीज़ है वो बड़ी बेहतरीन है। उनका जो PDF है, उन्होंने किताब भी निकाली हुई है, आप चाहें तो उसे ख़रीद भी सकते हैं, वो भी बड़ी बेहतरीन है। उसकी भी लिंक वगैरह मैं डाल दूँगा। और तो ये कोर्स बहुत बेहतरीन है अगर आपको शुरुआती आइडिया लेना है इम्यूनोलॉजी का, और इम्यूनोलॉजी के अंदर में जो सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं कौन कौन सी हैं, और उनके बारे में जानने के लिए। स्वेलिंग, पेन, फीवर, ये सारी चीज़ सुनने में लगते हैं भैया ये तो बड़ा बुरा चल रहा है, अरे सूजन हो गई है, अरे चोट लग गई है, अरे बुखार चढ़ रहा है बच्चे को, ये। मगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रूरत का एक बहुत अभिन्न अंग है। जिस तरीके से पेन आपकी ज़रूरत है, पेन होने की वजह से आपको याद आता है कि यहाँ पर मेरे पेन हो रहा है तो मैं इस चीज़ को बचा करके रखूँगा, ज़्यादा हिलने डुलने नहीं दूँगा ताकि वो रिकवरी करने में आपको ज़्यादा आसानी हो। उसी तरीके से जितना भी फीवर का एग्जांपल है, तो फीवर कुछ नहीं कि भाई शरीर को ये पता चल चुका है कि बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर, बैक्टीरिया या कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे शरीर में दाखिल हो चुकी है।
तो क्या किया जाए कि तापमान बढ़ा दिया जाए। इसका बिल्कुल ऐसे है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की गर्दन पकड़ करके आपको मालूम है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो केवल और केवल 3 मिनट सांस रोक सकता है और आप जो है वो 10 मिनट सांस रोक सकते हैं। तो आप इस व्यक्ति को पकड़ करके पानी के नीचे चले जाते हैं। अब जब पानी के नीचे चले जाते हैं तो आप देखते हैं क्या कि वो 3 मिनट में उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति मर जाएगा और फिर जब वो मर जाएगा तो आप ऊपर आ जाएंगे। भले से कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा व्यक्ति आपके पल्ले पड़ जाए जो 9 मिनट तक अपनी सांस रोक पाए, तो वहाँ पर आपको भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। और वही होता है बुखार के अंदर में कि कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, पट्टियाँ रखना शुरू करो कि बुखार अब शरीर के खुद को हार्म करने की शुरुआत कर रहा है, उसको उतना भी आगे मत जाने दो। तो बुखार कुछ और नहीं, हमारा डिफेंस सिस्टम ही था। खांसी आना, छींक आना, ये सारे के सारे हमारे डिफेंस सिस्टम है कि कैसे भी करके हमारी बॉडी से उस चीज़ को बाहर फेंक दिया जाए। आपकी नाक आती है जब आपको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वायरल चल रहा है आप बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी नाक बहने लगती है, तो वो क्या है कि इंसान ने कभी ये कोशिश नहीं की थी हमारे इतिहास में कि एक ही जगह बैठे रहेंगे कमरा बंद करके। तो होना क्या था, होना ये था कि जब आप खांसेंगे और जब आपका स्पुटम बनेगा, बलगम बनेगा, वो आप पकड़ करके अपने लंग्स में फंसा लेंगे उस पर्टिकुलर स्पुटम में काफ़ी सारे वायरस या बैक्टीरिया को, और निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और जब आप फेंकेंगे तो आप वहाँ तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। उससे आपके शरीर के अंदर में बैक्टीरिया और वायरस का लोड कम होगा और शरीर का इम्यून सिस्टम उससे जल्दी से फाइट कर पाएगा। नाक बहती है तो वो वायरल लोड को आपका कम कराने की कोशिश कर रही है शरीर से। ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट काम कर जाती हैं जब हमने एक ही कमरे में बैठ करके सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। सर्दियों के वक्त में ये चीज़ें ज़्यादा फैलने लगती हैं, हम ज़्यादा नहाते नहीं, धोते नहीं, चादरें नहीं बदलते, सूरज नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हवा का आवाजाही नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से सर्दियों के अंदर में ये चीज़ ज़्यादा फैलती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें ठंड लग गई है, ठंड लग गई। ठंड का कोई रिलेशन नहीं है। आपको किसी तरीके का अगर आपको जुकाम हो जाए, जब तक कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है तब तक आपको ये मिथ है कि आपको ठंडा गर्म हो गया, ठंडा ना, नहीं होता, कुछ भी नहीं था। अनलेस एंटिल अगर एनवायरनमेंट स्टेराइल है तो आपको कोई ठंड नहीं लगने वाली है। क्या करें, उनको तो फिर इस लिहाज से तो जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको केवल और केवल जुकाम ही होना चाहिए। उनको हर दूसरे दिन उनको जुकाम के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट कि वहाँ पर पैथोजन कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ठंडा गर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, कभी कभी ये क्या होता है कि ठंडा होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम के अंदर में जो ब्लड वेसल्स है वो पूरे तरीके से डायलेटेड नहीं है, चीज़ें जो सेल्स वगैरह वो अच्छी तरह से भाग नहीं पा रही हैं सरफेस के लेवल पे। ऑल्दो हम अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उस समय में हमारे इम्यून सिस्टम, सर्दियों के अंदर में इम्यून सिस्टम उतनी बेहतरीन तरीके से मोबाइल ना हो पाए, इस बात की संभावना है। लेकिन हाँ, ये केवल बस हेल्प कर सकता है सर्दियों के वक्त में, मतलब ठंडा गर्म होने पे आपको तकलीफ हो ज़्यादा इस बात में। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं है तो आपको कोई ठंड नहीं, कोई किसी भी तरीके का आपको सो कॉल्ड जुकाम नहीं होने वाला है। मतलब आप ये समझिए कि उसका नाम भी हमने बोल दिया कि ठंड लग गई, ठंड, जबकि ठंड से कुछ नहीं होने वाला था, कुछ नहीं होगा। स्वेलिंग का आपका उस वक्त में क्या हो गया, स्वेलिंग का आप कह सकते हैं कि आपको डायरेक्ट किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही है। आपको बस कहीं पर जब चोट लग गई तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई शरीर के अंदर में ऑस्मोलैरिटी का, पीएच का आसपास जहाँ भी जो भी पीएच जो है डिसाइडेड है वो पीएच बना रहे, इस बात की पूरी कोशिश की जाती है। किसी व्यक्ति को अगर घूसा मार दिया गया है तो वहाँ घूसा मारने की वजह से सेल इंजर होंगी तो सेल फटेंगी। फटने के बाद उनके अंदर का जो कंटेंट है, प्रोटीन वगैरह, वो बाहर आएगा। जब प्रोटीन वगैरह जैसी चीज़ें बाहर आएंगी, आयंस वगैरह जैसी चीज़ें बाहर आएंगी तो पानी को खींचेंगी, तो आसपास की जो ब्लड वेसल है उनमें से पानी खींच करके आपका जो है वो उस जगह को मोटा कर सकता है, जो आपकी स्वेलिंग का जो है वो आइडिया बनेगा। पेन डिस्कस कर लिया, फीवर डिस्कस कर लिया, स्वेलिंग डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, ये सेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। आपको हल्का सा कट लगने के बाद वहाँ पर जो 3 सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल। ये वो 4 सेल हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। अब इनके क्या काम है, कैसे हैं, वो आगे जैसे जिक्र आता जाएगा वैसे वैसे हम उन चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएंगे। एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर में, चिल्ला करके सरकार बोलती है कि भैया 6 महीने से पहले अपने बच्चों को कुछ भी देने की कोशिश ना करें, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं।
शहद चटाने की कोशिश करेंगे, या अपने अपने धर्मों और जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति जिसको जो लगता है उसको व्यक्ति वो चटाना प्रेफर करता है। किसी के यहाँ गंगा जल दे दिया, किसी के यहाँ शहद चटा दिया, किसी के यहाँ कुछ कर दिया, वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप जानते हैं कि भाई क्या होता है कि बच्चा अभी पूरे तरीके से डेवलप हुआ ही नहीं है, बच्चे का जो गट सिस्टम है वो पूरे के तरीके से अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। अगर आपने उसको कोई भी चीज़ ऐसी देने की कोशिश की तो वो पूरा का पूरा व्यक्ति बच्चे के जो है पूरा का पूरा सिस्टम में चीज़ प्रवेश कर जाएगी और वहाँ पर जाकर के फिर उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ऐसे कई केसेस में क्या देखने को मिला है कि कभी जब जैसे मान लीजिए आपने माँ का दूध ना पिला करके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या गाय का दूध पिला दिया, हो सकता है तो कुछ लोगों में इस बात की होने की संभावना है कि पूरा का पूरा प्रोटीन बच्चे का जो गट है, पूरे बच्चे का जो मतलब अभी आपने ये चीज़ सोची कि यार बच्चे हम चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि माँ के दूध में प्रोटीन होता है, वो होता है एंटीबॉडी होती है। तो माँ का जो एंटीबॉडी है वो है तो प्रोटीन ही। अब प्रोटीन है तो पेट के अंदर में जाकर के तो एसिड से और प्रोटीएजेस से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इन सब से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो फिर वो बच्चे को मिल कैसे रहा है? बच्चे को मिलता ही माँ की एंटीबॉडी इसलिए है क्योंकि बच्चे का पूरा गट सिस्टम अभी डेवलप ही नहीं हुआ, पूरी की पूरी एंटीबॉडी को वो करके अंदर ले जाता है। और अगर आपने यही चीज़ उसको उल्टी सीधी चीज़ें खिलाई तो वो उन चीज़ों को भी पूरा का पूरा अंदर ले जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर में वो चीज़ जाएगी तो बॉडी उसके खिलाफ, भाई मदर के ब्लड के खिलाफ या मदर की एंटीबॉडी के खिलाफ, क्योंकि वो मदर है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करती है, इसलिए उसका इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी फॉरेन चीज़ खिलाई जो कि बच्चे के सिस्टम में चली गई गट से, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और कई से केसेस में जब भी वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं जो कि कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती हैं। और वो जब एंटीबॉडी जो बच्चे के सिस्टम ने बना दी हैं और वो कंफ्यूज हो गई हैं और जाकर के पैनक्रियाज पे जाके चढ़ जाती हैं और पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को खा के ख़त्म कर देती हैं। और ये कुछ और नहीं, आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ का पूरा प्रोसेस है। कि जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर में आज कितने टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे मौजूद हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ केवल और केवल इसलिए है क्योंकि उनके घर वाले नहीं माने थे और उन्होंने उनको किसी भी तरीके का पानी तक पिलाना अलाउड नहीं होता है, किसी भी तरीके का पानी पिला दिया, किसी भी तरीके का शहद चटा दिया, या जो भी चीज़ उस बच्चे को खिलाने की जहमत उठाते हैं वो दे दिया। और उस बच्चे को आज की तारीख में आपकी वजह से वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है। हमको लगता है कि हमको शायद अगर कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है तो शायद हमें कैंसर कभी था नहीं। हमारे शरीर के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर के अंदर में कैंसर सेल्स न बनी हो। हाँ, होता यूँ है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना पुख्ता है कि वो उस सेल को ज़्यादा पागलों की तरह डिवाइड करने से पहले ही ठिकाने लगा दिया जाएगा उसे। कुछ लोगों में नहीं हो पाता और उन लोगों में वो चीज़ ज़्यादा फैल जाती है और वो आपका कैंसर मेटास्टेसाइज कर जाए या फिर बिनाइन रह जाए, वहीं का वहीं रह जाए, या एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए। आपका कैंसर इस तरीके से बन सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे ख्याल में नहीं आती है वो ये नहीं आती कि किस तरीके से कि इम्यून सिस्टम का कितना बड़ा रोल था चेक करने का कि कोई चीज़ कैंसरस न बने, कोई सेल पागलों की तरह डिवाइड न करे। और कैंसर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम आज तक उससे पार नहीं पा रहे हैं, वो ये क्योंकि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर एक पूरा का पूरा पुलिंदा है जिसमें सौयों तरीके की अपनी इंडिपेंडेंट बीमारियां रहती हैं, सौयों तरीकों की म्यूटेशन है, सौयों तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस है। वो अलग अलग तरीके की म्यूटेशंस अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके की सेल्स को पागलों की तरह डिवाइड करने को बोलती हैं। और हर एक व्यक्ति में कैंसर के सिम्टम्स और कैंसर की वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। भले से हमने उसको आसान भाषा में केवल इतना रिड्यूस करके छोड़ दिया कि हाँ सेल पागलों की तरह डिवाइड कर रहे हैं, जो कि सही भी। और फॉर्चुनेटली इसका आंसर भी हमें इम्यूनोलॉजी से ही मिला है। आज की तारीख में जो कैंसर के खिलाफ सबसे बेहतरीन हमारे पास जो जवाब है वो CAR T सेल्स हैं, कि किस तरीके से कि किसी व्यक्ति के शरीर से सेल्स को निकाल करके हम उसे ट्रेन कर सकते हैं और व्यक्ति के शरीर में दोबारा से डाल सकते हैं। और अब वो इक्विप्ड है उस तरीके के कैंसर से लड़ने के लिए। और भाई कैंसर क्या है, क्योंकि कैंसर हर एक व्यक्ति को अलग अलग है तो हर किसी को सेम दवाई नहीं दी जा सकती, उसका स्पेसिफिक होना बड़ा ज़रूरी है। और CAR T सेल्स वही काम कर रही हैं कि आपका उसी तरीके की ट्रेनिंग उस सेल को मिल रही है जिस तरीके के कैंसर को उसको मारना है शरीर के अंदर में जा करके।
तो जहाँ इम्यून सिस्टम ठीक से काम ना कर पाने की वजह से कैंसर हो रहा था, उसी लीनेज को आगे बढ़ाते हुए इम्यूनोलॉजी की वजह से ही आज की तारीख में हमारे पास कैंसर का जो सबसे करीब, आज की तारीख में जो सबसे बेहतरीन इलाज हमारे पास है, इम्यूनोथेरेपी को आपका इम्यूनोथेरेपी है ये, बट अगर हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इन सब चीज़ों को हटा दें तो जो नंबर 1 पर आती है आज की तारीख में वो इम्यूनोथेरेपी, और उसके अंदर में क्रिस्पर कैस वाले और ये वाले CAR-T सेल्स जो हम बना रहे हैं वो सबसे बेहतरीन जवाब है कैंसर के खिलाफ आज की तारीख में हमारे पास। ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति के पास नहीं है इसकी ये चीज़ कराने की क्षमता, या ये चीज़ आम और ख़ास में अभी इतनी प्रचलित नहीं हुई है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन होपफुली जल्द ही पहुँच जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट बस इंटरेस्टिंग है मतलब इससे जुड़ा हुआ नहीं है, यर्सीनिया पेस्टिस से रिलेटेड है। हम दिनों रात अंग्रेजी के वर्ड सुनते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, लेकिन मतलब हम में से पता नहीं शायद 10 वर्ड अगर बोले जाएं कि आप ऐसे 10 वर्ड बताइए जो वाई से शुरू होते हैं, और उसमें से अगर मैं 5 वर्ड मैं बोल देता हूँ और इस 5 के अलावा अगर 10 वर्ड आप अगर बोल पाए, जैसे यस, यर्सीनिया पेस्टिस का ईस्ट, यस, यो यील्ड, इस तरीके से, तो अगर मतलब कितना अजीब है कि हम 10 वर्ड भी वाई से शुरू होने वाले नहीं बोल सकते। इसका मतलब हुआ यूँ था कि हम गेम खेल रहे थे कि जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर शब्द बोलेंगे तो उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उससे आपको एक अल्फ़ाबेट बोलना होगा, और ऐसे ही खेल चलेगा। तो मतलब ऐसे कितने ही सारे शब्द हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं, मतलब पूरी की पूरी बायोलॉजी भरी पड़ी है, टोपोलॉजी, ये ऑजी जिसमें लग जाएगा उसमें वाई से शब्द ख़त्म होगा, लेकिन वाई से शुरू होने वाले शब्दों की भयानक मात्रा में कमी है जो आम जिंदगी में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये खेल खेलिएगा और ऐसे शब्द बोलिए सामने वाले को जो वाई से ख़त्म होते हैं, जो कि बहुत आसान है और सामने वाला वाई से ज़्यादा बता नहीं पाएगा। और मेक श्योर कि आपके पास ऐसे 5 शब्द हों वाई से शुरू होने वाले जो व्यक्ति खेलने के वक्त में आसानी से सोच नहीं सकता, तो इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड दैट यू विल विन। जितने भी वायरसेस हम जानते हैं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है वैसे भी, लेकिन हैंड्स डाउन जो नंबर 1 पे अगर आप वायरस को रखेंगे तो उसमें HIV ही आएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिससे जो कि सबसे ख़तरनाक है किसी भी लिहाज से, मतलब चाहे लोगों को मारने के लिहाज से हो, चाहे उसका हम इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसके लिहाज से हो, सबसे ख़तरनाक है। लेकिन उससे ज़्यादा ही खतरनाक बात ये है कि हम खुद ये समझिए कि हमारे अंदर में 2%, अगर हमारा 100% अगर हम टोटल DNA है तो उसमें से 2% का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कोडिंग DNA मतलब बोल देते हैं कि भैया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जीनोमिक DNA में से हम 2% का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग करने के लिए, प्रोटीन्स या फिर mRNA, अलग अलग तरीके के mRNA बनाने के लिए। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि 2% हम इंसान हैं, 8% हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द रेमिनेंट ऑफ वायरस है, मतलब वायरस का DNA हमारे शरीर के अंदर में 8% है, 2% हम खुद हैं, मेरा एक सेल, मेरा एक प्रोटीन, मेरा एक एंजाइम जो बना हुआ है वो केवल 2% DNA से बनता है, और 8 से 10% जो है मैं जो हूँ वायरस का बना हुआ हूँ। हर कोई जानता है कि HIV की साइकिल हर किसी ने पढ़ी हुई कि HIV का जो RNA से DNA बनता है, वो DNA जो है वो जाकर के हमारे जीनोम में जाके घुस जाता है। वो घुस तो गया, अब तुम ये पूछा कभी तुमने अपने टीचर से, यार वो घुस तो गया, वो निकलेगा कैसे, बाहर कैसे निकलेगा? और कई केसेस में वो बाहर नहीं निकलता है, और कभी कभी वो जर्म लाइन में फिक्स हो जाता है, और उसका धीरे धीरे करते आज ये हालत है कि हमारे शरीर के अंदर में 8% हम वायरस के बने हुए हैं और 2% खुद के बने हुए हैं। और तो और ये जो वायरस है ये एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं, मतलब आपके जंपिंग जीन्स, बारबरा मैकलिंटॉक को नोबेल प्राइज मिला था इसकी डिस्कवरी के लिए। जंपिंग जीन्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो हम वायरस हैं इंसान से ज़्यादा। मेरे ख्याल में 11वीं क्लास से ये बच्चों को बात बताना शुरू किया जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि बैक्टीरिया जो है बुरे नहीं होते हैं, सारे के सारे अच्छे भी होते हैं। और क्या ये स्टेटमेंट वायरसेस के लिए भी एप्लीकेबल है?
क्योंकि चलो ठीक है, मतलब जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम बच्चों को दे के भगा देते हैं कि भैया बैक्टीरिया जो है वो देखो दही के अंदर में जो जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, याकुल्ट है वगैरह जो भी हैं, इसके अंदर में प्रोबायोटिक होता है। तो प्रोबायोटिक के अंदर में अच्छे बैक्टीरिया जो हमें चाहिए, बुरे तो होते ही हैं, सबको मालूम है, बुरे वाले जो डिजीज कॉज करा रहे हैं। लेकिन वायरस का क्या, कि वायरस का अच्छा क्या एग्जाम्पल बताओ। मालूम है कि हम मैमल हैं, हम मैमल इसलिए हैं क्योंकि वायरस की वजह से हम मैमल हैं। सबको मालूम है कि भाई, नहीं मालूम है सुन लो कि प्लासेंटा बनने के लिए, जब प्लासेंटा बनना शुरू होता है तो कोरियन वगैरह बनते हैं, और मदर और फीटस का इस तरीके से आपस में कोलैबोरेशन होता है, शाइजोब्लास्ट बनता है। वहाँ पर क्या है कि सेल्स को फ्यूज़ करना पड़ता है आपस में। सिंसाइटिन करके एक प्रोटीन है जिसकी वजह से वो सेल्स जो है फ्यूज़ कर पाती हैं। वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन हमें वायरसेस ने दिया हुआ है। वो प्रोटीन हमारे एंसेस्टर्स में आ गया था और वो वायरसेस से आया हुआ है, और वो प्रोटीन हमने इस्तेमाल किया और उसकी वजह से प्लासेंटा बनाया, और उसी की वजह से वो प्लासेंटल मैमल बने हैं हम। तो कल को कोई पूछे कि वायरस का केवल नुकसान है, तो ये फ़ायदा गिना सकते हैं आप उसे। हमारे आसपास जो आजकल चीज़ें हो रही है ना, चाहे हम उसको लेकर के कितने भी पैसिमिस्टिक क्यों ना रहे, तो सब बर्बाद है, ये तो अब एक ज़माना था, ऐसा होता था वैसा होता था, हमारे पूर्वज इतने शांति से रहते। नहीं भैया, देखो ऐसा है कि अगर तुम 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में होते तो तुम अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाते। अभी एग्जाम्पल चल रहा है कि किस तरीके से कि भाई जिस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, जो लड़की को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, वो अपना देश छोड़ करके भी गए, तो दूसरे देश चाइना में जाकर के जो उन्होंने घर लिया वो 5 मंजिला था और मतलब सोचो 1900 कुछ के अंदर में, और 24 नौकर थे उनके घर में, और बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस है और वो उसे बचा नहीं पाए। आज की तारीख में गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकारी डॉट्स जैसी चीज़ें, मतलब जो कि एक सरकारी मुहिम है जिसके अंदर में टीबी की दवाई जो दी जाती है, उसके अंदर में एक गरीब के व्यक्ति बच्चे को भी बचाया जा सकता है। तो इतिहास में अगर कोई टाइम है सबसे बढ़िया जिंदा रहने के लिए, वो यही है। आपके घर के बाहर अगर कोई आपको तलवार से नहीं मार रहा है, कोई मतलब हर चीज़ में हम सबसे बेहतरीन। इसके लिए जो आई वॉज वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ इट सेल्फ, बट एनलाइटनमेंट नाउ करके स्टीवन पिंकर की बुक है, वो भी हमारी लिस्ट में आएगी। उसके अंदर में डेटा के बेसिस पे ये बात बता रखी है कि भर के डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से जो भी चीज़ आप सोचें उस चीज़ में, इतिहास के अंदर में अगर सबसे बेहतरीन कोई समय अभी चल रहा है तो वो अभी चल रहा है। इससे पुराना समय हमेशा बर्बाद ही रहा है। जो लड़की को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, टीबी हुआ था, उसका इलाज मालूम है उस टाइम पर पॉपुलर इलाज क्या था? मतलब सबसे कटिंग एज इलाज ये था कि लंग्स के अंदर में हवा भर के देते थे इतने बुरे तरीके से कि उनको लगता था कि कोलैप्स कर जाएंगे सारे के सारे बैक्टीरिया और मर जाएंगे ये, और टीबी जो है लंग को रेस्ट करने देंगे, फिर लंग सही हो जाएगा। उस पेशेंट के कुछ साल के मरने के बाद ही ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वॉस्कमैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन निकाली थी, जो कि शुरुआती एंटीबायोटिक थी जो कि टीबी के खिलाफ में बहुत कारगर साबित हुई, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जो नोबेल प्राइज़ मिल रहा है ना, वो आइडिया ये है कि कितने लोगों की जो ज़िंदगी है वो आप पे अफेक्ट जो है वो डाल पा रहे हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, भाई साहब इतिहास के अंदर में अगर मतलब मेडिसिन वालों के लिए ये होली ग्रेल है अगर इसमें आपका पेपर छप जाए तो इसके अंदर में डेटा निकाला गया कि भाई पहले जो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर में लोग किस तरीके से मर रहे थे। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज से मरा करते थे पहले। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो लोग मर रहे हैं, लेकिन अब जो कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ हैं उनसे मर रहे हैं। मतलब अगर आप मुझे देख पा रहे हैं कभी किसी स्मार्टफोन पे इंटरनेट के ज़रिए, जो कि पॉसिबल है, अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप भूखमरी से नहीं मरने वाले हैं। आपके पास इतना संसाधन है कि आपको खाना नहीं मिलेगा इसलिए मरेंगे नहीं आप। और गवर्नमेंट का डेटा है इंडिया के अंदर में दिन में कम से कम 3000 से 4000 लोग मर जाते हैं इंडिया के अंदर में बिकॉज ऑफ कि उन्हें भूखमरी से या तो उन्हें मेल न्यूट्रिशन से, कि खाने न मिलने की वजह से वो लोग मर गए हैं। हम मतलब आपको लगता होगा कि आपके घर के अंदर में जो डोमेस्टिक हेल्प आपको काम करने के लिए आ रहे हैं वो लोग शायद गरीब हैं, या रिक्शा चलाने वाले गरीब हैं। वो लोग जो शहर में डोमेस्टिक हेल्प की तरह भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत 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 अमीर हैं। जो गरीब हैं उनको आपने आज तक कभी देखा ही भी नहीं, आप मतलब उनको देखा ही नहीं इंडिया के लोगों ने। जो लोग इस पर्टिकुलर
वीडियो को देख रहे हैं। आपको लगता होगा कि हाँ, आपने तो इंडिया देख लिया, यूट्यूब पे तो लोग घूमते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। नहीं मेरे दोस्त। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में तकरीबन 60 मिलियन पीपल जो हैं वो मरे थे। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र हमेशा होता रहेगा इम्यूनोलॉजी के अंदर में, क्योंकि जो लोग मरा करते हैं वो इसलिए नहीं मरा करते हैं कि वो उनको डायरेक्ट दिल पे गोली लग गई है। उनको अगर कहीं हाथ पांव पे भी गोली लग गई है तब भी वो लोग मर जाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और वही कि किस तरीके से पेनिसिलिन आई और पेनिसिलिन वंडर डक की तरह पूरा का पूरा जंग को जीतने में उसने हेल्प किया अमेरिका को। बहरहाल अगर बात करें कि 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मरी थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, मतलब आज की तारीख में अगर लगाएं तो 23 करोड़ लोग मरेंगे आज की पॉपुलेशन को अगर मैं कन्वर्ट करके देखूं उससे तो। और उसी वक्त के दौरान आप देखेंगे कि कैंसर वगैरह के अंदर में बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो शुरू हो गई। लेकिन कैंसर के अंदर में रिसर्च इसलिए वन ऑफ द मेन रीज़न जो था वो ये था कि किस तरीके से लोग जो है वो रेडियो एक्टिव एटम्स पे, मतलब रिसर्च के अंदर में लोग रेडियो एक्टिविटी, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, उसमें रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। हिरोशिमा नागासाकी में आपका न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया गया था जिसकी वजह से ल्यूकेमिया के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले गए। तो जापान हो या दुनिया भर के अंदर में कैंसर का जो रिसर्च है वो एक बढ़िया तरीके से बढ़ने लगा। एक बात और भी जो नज़र में रखने की ज़रूरत है वो ये कि आज की तारीख में हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मतलब हम आज की तारीख में बहुत प्यार से किसी भी चीज़ को अगर पता लगाना है तो उसको पता लगा सकते हैं। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि हम पार्ट्स पर मिलियन नहीं, पार्ट्स पर बिलियन नहीं, पार्ट्स पर ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। हमारी जो एक्यूरेसी है किसी चीज़ को पकड़ सकने की जो एक्यूरेसी है वो पार्ट्स पर ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। पार्ट्स पर ट्रिलियन आपके दिमाग में वैसे तो चमकेगा नहीं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के चांद तक की दूरी और उसके अंदर चांद तक की दूरी में क्रेडिट कार्ड की जो थिकनेस होती है वो, मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन इतना होता है कि यहाँ से लेकर के चांद तक की दूरी में अगर आपका कार्ड की थिकनेस में इतने लेवल पे हम चीज़ों को पकड़ रहे हैं आजकल। सुना होगा आपने कि आजकल हर जगह इसमें पेस्टिसाइड मिल रहा है, फलाने में फल में हार्मोन मिल रहे हैं, फलानी जगह पर जो है माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। सारी चीज़ें गलत नहीं है, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत है, लेकिन हाँ आपको ये बात कंटेक्स्ट में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भैया पहले अपने पे पता भी नहीं था। मतलब पहले जो चीज़ें अगर होती भी थी तो हम पता भी नहीं लगा सकते थे, हमारे पास उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स ही नहीं थी। आज की तारीख में आप वो सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो भी डिस्कवरी हो रही है वो गलत हो रही है या उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि पहले वो तो होती ही नहीं थी जी, आजकल होने लगी हैं। शिफ्ट है बहुत बड़ा, क्या नाम है इस चीज़ में, तो आँख बंद करके हम चीज़ों को जज ना करें तो बेहतर होगा। देखो दोस्तों, अगले 5 मिनट बड़े ज़रूरी है। अगले 5 मिनट हम जिक्र करने वाले हैं कि भैया ये जो थाइमस है, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम में थाइमस का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को लगता था पहले कि भैया ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, कुछ करता नहीं है, और बाद में पता चला कि मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर में अगर सेंटर में जो दो हैं, बोन मैरो और थाइमस, तो थाइमस उसी का पार्ट है। 1950 में डॉक्टर जॉक मिलर जो है वो एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे। बहुत छोटी कार वाली, वही दुनिया की सारी कारें वो गैराज वाली जगह से शुरू होती, तो वही गैराज में लगा हुआ था उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया कि ल्यूकेमिया की नई स्ट्रेन ढूंढ रहे थे। तो हो ये रहा था कि कुछ जो भाई पुराने नहीं थे, ऊपर हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो माइस हैं उनको बार बार रेडिएशन दे देकर माउस को कैंसर करवाया जा रहा था, तो उसमें से ज़्यादातर को ल्यूकेमिया हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि जो, और ये भी देखा गया कि कुछ को जो रेडिएशन दे रहे थे ल्यूकेमिया हो रहा था, ऐसे भी कुछ चूहे थे जिनको कोई रेडिएशन नहीं दे रहे थे फिर भी ल्यूकेमिया हो रहा था। तो फिर वहाँ से ये आइडिया निकला कि शायद जो म्यूटेशंस वगैरह जो हो रही हैं उनकी वजह से इंडिपेंडेंटली भी ल्यूकेमिया हो सकता है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ से ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया कि जो चूहा था जिसको ल्यूकेमिया हुआ था उसका टिश्यू निकाला ल्यूकेमिया वाला, उसको ग्राइंड किया और ग्राइंड करके क्या डाल दिया, दूसरे माउस के अंदर में डाल दिया, जिसके ऊपर संभावना कम थी कि जिसको ल्यूकेमिया नहीं हुआ। मतलब अब ये देखा कि जो छोटे माउस हैं, जो बच्चे वाले माउस हैं, केवल उन्हीं को ल्यूकेमिया का एक्सट्रैक्ट देने पर उनको ल्यूकेमिया हो रहा था, बड़े वालों को नहीं हो रहा था। अब ये जो व्यक्ति थे ये थाइमस को निकालने में पूरे पारखी हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि बच्चे का जो चूहे का जो बच्चा है उसका थाइमस निकाला, उसका थाइमस निकाल करके बड़े वाले चूहे में डाला
और बड़े वाले चूहे में डाल करके अब ट्राई किया कि भैया आप दे करके देखते हैं बड़े वाले को ल्यूकेमिया का एक्सट्रैक्ट, और जब दिया तो उसको हो गया। और तब जाकर के ये आइडिया पता लगा कि भैया देखो ऐसा है कि जो कैंसर वैंसर जो ल्यूकेमिया जो हो रहा है वो उसमें जो सेंट्रल रोल है वो किसका है, वो थाइमस का है। लेकिन इसके ऊपर और भी जो है वो एक्सपेरिमेंट अभी होने बाकी थे। उन्होंने जो अगली ऑब्जर्वेशन देखी वो ये थी कि भाई किस तरीके से वो चूहे जिनसे वो थाइमस निकाल करके जिन्हें वो छोड़ दे रहे थे वो मर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं कि कल मर जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे और वेट लूज होता चला जा रहा था उनका। तो बोले चलो इनको काट के देखते हैं। काट के देखा तो उनके अंदर में देखने को मिला कि भैया लिवर के अंदर में लीजन है, ऐसा लग रहा था जैसे इसको हेपेटाइटिस हो गया है। आज की तारीख में हम जानते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति का थाइमस निकाल लें, और जैसा कि देखा है कि जैसे लोग बूढ़े होते चले जाते हैं उनका जो थाइमस है वो श्रिंक होता चला जाता है, जिसकी वजह से इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि उनको किसी भी तरीके की बीमारी आसानी से लग जाए। वही हुआ है इन चूहों के अंदर में। तो ये लिंक पहला बिठाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से थाइमस निकालने से चूहे को अलग अलग तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। चूहा वॉज बिकमिंग वेरी ससेप्टेबल फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि अपने फिनोटाइप के रूप में चूहे का जब डाइसेक्शन किया तो वो नज़र आ रहा था वहाँ पर। और फिर आया सबसे आखिरी नेल इन द कॉफिन वाला एक्सपेरिमेंट कि क्या किया उन्होंने, एक चूहा लिया कि जिसका बचपन के अंदर में वो थाइमस जो है निकाल दिया था, एक चूहे का बच्चा था जिसका थाइमस नहीं निकाला था। तो जिसका थाइमस निकाल दिया गया था उसके ऊपर स्किन लगाई, जिसका मतलब सिंपल ऐसा देख लेते हैं कि भाई इंसान की फॉर्म में अगर समझना आसान हो जाएगा, दो इंसान है, मेरा थाइमस निकाल दिया, अब मेरा थाइमस निकाल दिया, अभी मैं बच्चा ही हूँ, चूहे का बच्चा, तो मेरा थाइमस निकाल दिया तो अभी मेरा इम्यून सिस्टम तैयार नहीं है पूरे तरीके से। अब मेरा इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से तैयार नहीं है तो अब मेरे ऊपर किसी की भी स्किन लगा दोगे तो मैं रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम ठीक है ही नहीं, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ही नहीं। तो ये हुआ कि एक चूहे के बच्चे पर जिसका थाइमस निकाल दिया था उस पर जब स्क्रीन लगा करके देखी गई किसी दूसरे चूहे की तो उसने ले ली, उसने रिजेक्ट नहीं की। और जो कि उससे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो ही नहीं रहा था लोगों से, चूहा जो है स्किन जो है वो उड़ा मतलब कि रिजेक्ट कर दिया करता था। ये तभी हो सकता है कि भाई एक इससे ना मिलता जुलता एक और कहानी है, वो कहानी है चीता की। चीता की कहानी जो है वो आज की तारीख की कहानी है कि भाई किसी भी चीते की स्किन आप किसी भी दूसरे चीते पे लगा देंगे वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चीते जो हैं बहुत छोटी पॉपुलेशन से मतलब बने हैं, तो वो आपस में जेनेटिक लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। खास करके वो पार्ट पूरे क्रोमोसोम का जो कि स्किन बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो वो एक दूसरे की स्किन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। चीता के अंदर में ऐसा होता है। खैर यहाँ पर हमने बताया कि किस तरीके से थाइमस का कितना सेंट्रल रोल है इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने के लिए, जो कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने सबसे बेहतरीन बनाया। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि थाइमस के अंदर में कुछ ऐसी सेल्स बन रही हैं जो कि इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि स्किन को किसी दूसरे की स्किन को न लिया जाए, मतलब जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनको मारा जाए, मतलब कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं से ये नाम आया कि थाइमस के अंदर में कुछ सेल बनती हैं, तो वो सेल्स थाइमस से डिराइव्ड सेल टी सेल्स उनको नाम दिया गया था। भाई फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जेनर साहब, उन्होंने ही देखा था कि भैया दुनिया में इतने ज़्यादा लोग स्मॉल पॉक्स से मरे। एक स्मॉल पॉक्स की माइल्डर वैरायटी भी है, एक स्मॉल पॉक्स है और एक है चिकन पॉक्स जो कि आजकल भी होता रहता है। स्मॉल पॉक्स हो गया तो लगभग लगा लो कि मरना तय है, लेकिन चिकन पॉक्स से उतना लोग मरते नहीं हैं। तो उन्होंने देखा कि जिनको चिकन पॉक्स हो रहा था ना उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, मतलब जिसको माइल्डर वाली बीमारी अगर हो जाए एक बार तो उसको खतरनाक वाला जो स्मॉल पॉक्स होता है वो नहीं होता है, केवल चिकन पॉक्स हो जाए तो ठीक है। अब यही उन्होंने देखा कि जैसे स्मॉल पॉक्स सबसे खतरनाक, उससे कम खतरनाक हो गया चिकन पॉक्स, एक और वैरायटी होती है उसको बोलते हैं काउ पॉक्स। तो ये देखा गया कि जो दूध निकालने वाली औरतें थी उनको हो रहा था ये। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर बीमारी हुई है ये कैसे पता चलेगा। अगर इस पर्टिकुलर केस में तो चलो खुशकिस्मती थी जेनर साहब की कि क्योंकि जब पॉक्स होता है तो बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं और उसके जो दाग रह जाते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पॉक्स के वायरस ने अटैक किया था। लेकिन अगर वो दाग ना रहते तो कोई पता नहीं चलने वाला था कि वो पहली वैक्सीन कभी बन ही ना पाती। तो उन्होंने क्या किया कि जो दूध निकालने वाली औरतें थी वहाँ से उस वायरस को, उनको थोड़ी पता था कि वायरस है, लेकिन हाँ वहाँ से फ्लूइड निकाल करके नॉर्मल लोगों में डालना शुरू किया। तो नॉर्मल लोगों को सिम्टम्स आए थोड़े से पॉक्स के माइल्डर वाले, लेकिन फिर उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, वो बीमारी जिससे कि ऑलमोस्ट मरना तय होता था। और यही सेम चीज़
हम आजकल भी देखते हैं ना, कोरोना वायरस के टाइम में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को हल्के से सिम्टम्स भी आते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं लेनी है वैक्सीन। पॉइंट ये है कि आपको जो बहुत ज़्यादा सीवियर फंक्शन जिसमें आपका ऑलमोस्ट मरना तय होगा वो चीज़ नहीं होगी। जिस तरीके से हमने स्मॉल पॉक्स को इस दुनिया से ऑलमोस्ट स्मॉल पॉक्स इस वक्त दुनिया में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी तरीके से इंडिया को हमने पोलियो मुक्त कराया है। 3 साल से इंडिया के अंदर में, अब तो खैर 4-5 साल होने वाले हैं, कोई नया केस पोलियो का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंडिया पोलियो मुक्त है अब, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। अब वहाँ पर चूंकि थोड़ा सा अमेरिका, पाकिस्तान ये कंट्रीज हैं जहाँ पर वैक्सीन को लेकर के थोड़ा से आउटरीच आता है नॉर्मल पब्लिक की तरफ से कि वो लोग लेते नहीं है। दोनों की वजह अलग अलग है, लेकिन इसलिए पाकिस्तान में अभी भी पोलियो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एंटीबायोटिक भाई कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई दोहराए ही नहीं है कि एंटीबायोटिक ने कितनी जानें बचाई। अगर आप 1900 के, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 1900-1800 के अंदर में जितने भी मेडिकल जर्नल लिस्ट बनाते थे कि भैया लोग जो हैं जनरली किस पर्टिकुलर वजह से मर रहे हैं, तो जो टॉप 3 रहते थे वो हमेशा वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी तरीके का फ्लू, जो टॉप में रहते थे हमेशा वही रहते थे कि भाई जो भी 5 साल के बच्चे जो सबसे ज़्यादा मरते हैं वो उसी फ्लू वगैरह से मरते थे, इन्फेक्शियस डिजीज से मरते थे। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि वो लिस्ट बिल्कुल बदल चुकी है, चाहे इंडिया हो अमेरिका हो, सबके अंदर में टॉप में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ये वाली जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो आ गई हैं आज की तारीख में। बहरहाल हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि एंटीबायोटिक जो अटैक कर रही है उसका प्रिंसिपल ये है कि भैया एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ, लेकिन लाइफ तो हम भी हैं, तो हमें क्यों नहीं मार रही है जो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक डिजाइन करने का पर्पज ही ये है कि आप जिस ऑर्गेनिज्म को मारना चाहते हैं केवल वही मरे, हम ना मरे। अब यहाँ पर पॉइंट है कि मैं मान लीजिए कि बैक्टीरिया के खिलाफ, वैसे तो एंटीबायोटिक जो शब्द है उसमें एंटी फंगल भी आता है, उसके अंदर में एंटी बैक्टीरियल भी आता है, लेकिन क्या है कि एंटीबायोटिक सिनोनिम हो चुका है आज की तारीख में। एंटीबायोटिक इज इक्वल टू एंटी बैक्टीरियल कंसिडर करते हैं हम, खैर उसी को लेकर के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते रहते हैं। अब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको एक तो चढ़ाया जाता है, नमक चढ़ाया जाता है और चीनी चढ़ाई जाती है। जो नमक चढ़ाया जाता है आपके शरीर में उसको सलाइन कह देते हैं आसान भाषा, मेडिकल की भाषा में, और जो आपको चीनी चढ़ाई जाती है वो आपको डेक्सट्रोज बोल देते हैं। डेक्सट्रोज भी कुछ फन्ने खा चीज़ नहीं होती है, डेक्सट्रोज भी ग्लूकोज ही है असल में। चाहे मैं ग्लूकोज की बात कर लूँ, चाहे मैं अमाइनो एसिड्स की बात कर लूँ, तो भाई प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड 2 फॉर्म में मिलता है, एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड। उसी तरीके से जो चीनी होती है, जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो भी 2 फॉर्म में मिलता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो जो हमारे शरीर के अंदर में, इंसानों के अंदर में जितनी भी चीनी मिलती है, जितनी भी शुगर मिलती है, वो होती है डी वाली, कि डी ग्लूकोज, डी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज, डी वाली हम जितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो डी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो सारे के सारे एल वाले होते हैं, कि एल अमाइनो एसिड जितने भी एल सिस्टीन, एल आर्जिनिन, एल ल्यूसीन, जितने भी हैं वो एल वाले रहेंगे। अब क्या है कि वही जब डी ग्लूकोज का ही दूसरा नाम, डी का ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है डेक्सट्रोज, क्योंकि वो लिखने में थोड़ा सा, भाई उस पर लिखेंगे खाली चीनी ऐसे लिख दिया ग्लूकोज तो बोलेंगे तो ग्लूकोज चढ़ा रहा है। अब डेक्सट्रोज लिखने में थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन डेक्सट्रोज है कुछ नहीं, डी ग्लूकोज ही डेक्सट्रोज है। वैसे अगर हम बात कर रहे थे डी और एल अमाइनो एसिड की, तो जो बैक्टीरिया जिसको हम मारना चाहते हैं वो उसके पास सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है, जितना भी उसका प्रोटीन है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? एल अमाइनो एसिड का बना हुआ है। तो हम इस तरीके की ड्रग बनाते हैं जो कि उस तरीके के अमाइनो एसिड पे काम करे, हम पे काम ना करे। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन सबसे फर्स्ट जनरेशन वाली एंटीबायोटिक थी जो सबसे शुरुआत में इस्तेमाल की गई, और जब इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया तो वो क्या रही हैं? पेनिसिलिन जो है वो, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, हम बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर से उसकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन खुद ब खुद बनी होती है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड वगैरह का। और ये जो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, ये दिखने में ऑलमोस्ट पेनिसिलिन जैसा दिखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल बना है कई सारी ईंटों का, और ये जो ईंट है हमारे पास, पेनिसिलिन की जो ईंट है वो दिखने में कैसी है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन जैसी है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में हम एक बेकार सी ईंट लगा देते हैं, और वो बेकार सी ईंट कुछ और नहीं है, पेनिसिलिन ही है।
अब क्या है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्रो नहीं कर पाएगी और शरीर के अंदर में ऑस्मोसिस की वजह से बैक्टीरिया के अंदर पानी घुसेगा और बैक्टीरिया फट करके मर जाएगा। तो हुआ क्यों? केवल और केवल जस्ट बिकॉज कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी जो कि बैक्टीरिया पे असर करेगी और हमारे पर असर नहीं करेगी। और यही वजह है कि फंगल डिजीज़ को ट्रीट करना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि फंगस जो है, जो मशरूम आपको सब्जी की रेडी पे मिलता है, वो अगर मीट की दुकान पे मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फंगस या मशरूम जो है वो हमसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, पेड़ पौधों से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है। और जो चीज़ हमसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगी, अगर वैसी ही कोई चीज़ हमें अगर इन्फेक्ट कर जाए तो उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी कारगर तरीके से काम कर जाती हैं एज कम्पेयर टू एंटी फंगल ड्रग, क्योंकि फंगल ड्रग को ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमसे ही खुद मिलती जुलती है। जब हमसे ही खुद मिलती जुलती है तो उसकी किस कमजोरी पे आप वार करेंगे जिसकी वजह से आप केवल उसे हार्म करें और खुद को हार्म ना करें। कभी कभी ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनको देख करके लगता है भाई साहब ये मतलब हमको जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं, उनके आंसर नहीं मिलते, तो हम एक्स्ट्रा सेलेस्टियल या पैरानॉर्मल चीज़ें या भगवान या एक कोई नई चीज़ अपने दिमाग में बना लेना, उन चीज़ों में इसका जवाब ढूंढने लगते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। इम्यूनोलॉजी का एक ऐसा क्वेश्चन ये है कि भैया देखो, ऐसा है कि तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी मिलती है, सबको मालूम है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडी भी मिलती है, मतलब मान लो कि आज से भविष्य में 50,000 साल के बाद में कोई पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया आएगा, एग्जिस्ट करेगा, नया होगा और वो इंसान पर अटैक कर सकता है, और उसके लिए भी हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज जो है मौजूद है। इसका क्लियर कट एग्जांपल ले लो, कोरोना वायरस ये वाला जो था, जो नया कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस जो इस बार का आया था, तो उसके लिए लोगों के पास, जिन लोगों को केवल हल्के सिम्टम आ रहे थे, उनके पास पहले से वो एंटीबॉडी मौजूद थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कोई चीज़ जो कि अभी तक पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसके खिलाफ तुम पहले से ही हथियार बना करके कैसे रख सकते हो? तो इसका जो आंसर मिला था वो मिला था कहाँ पर? ये इसके अंदर में VDJ रिकॉम्बिनेशन के अंदर में, कि हमारा शरीर क्या करता है कि शरीर के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर में DNA के अलग अलग पार्ट है जिनको VDG के नाम से संबोधित किया गया है। ये अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके जब एंटीबॉडी बनाते हैं तो जो उसका वेरिएबल वाला पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा वेरी करते रहते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि आपके घर में लिटरली एक फैक्ट्री लगी हुई है जो बस चाबियाँ बनाती रहती है और उसके ऊपर हर चाबी अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाती रहती है। तो कल को कोई बाहर से जब लॉक आएगा कोई, तो वो लॉक आपको मालूम नहीं था कि वो लॉक जो बाहर से आने वाला है वो कहाँ से आएगा, भाई कैसे आएगा, बट वो लॉक आया और आपके पास पहले से उसकी चाबी जो है वो मौजूद थी। हम पर लग नहीं रहा था कि इस चीज़ का आंसर बड़ी आसानी से मिले, इतनी मतलब आसानी तो खैर से नहीं मिला, बट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट वी फाउंड आउट द आंसर कि आखिर कैसे हमारे पास वो एंटीबॉडी मौजूद है जिसका वायरस या बैक्टीरिया का जो एंटीजन है वो भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। टेम्परेचर को लेकर के एक दो बात अगर और करें तो ज़्यादा टेम्परेचर 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा अडल्ट्स का, और जो चिल्ड्रन है वो उनमें 98 to 100 जो है वो वेरी कर सकता है। और आजकल जो देखने को आ रहा है वो ये है कि बच्चों में और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम की तरफ जा रहा है, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी का टेम्परेचर भी कम की तरफ ही जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट हम बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारा सर्केडियन रिदम होता है ना, हमारे शरीर में हार्मोन्स पूरे दिन ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो तापमान है उसका भी पूरा का पूरा साइकिल होता है। शाम को तकरीबन 6 बजे हमारा टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है, मैक्सिमम जाता है, और टेम्परेचर का बहुत बेहतरीन रिलेशन है हमारे पाइनियल ग्लैंड के साथ, मेलेटोनिन के साथ, जिसके साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम कितना स्लीपीनेस फील करेंगे और कितना वेकफुलनेस फील करेंगे वो हमारे टेम्परेचर साइकिल और मेलेटोनिन दोनों मिलकर के बढ़िया तरीके से डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा भी ये इनडायरेक्टली और भी हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन्स हैं जिसको रेगुलेट करते हैं, और ये मिला करके हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो बनाता है। और टेम्परेचर बढ़ना और अच्छा ना लगना और किसी भी तरीके की डिजीज़ होना, ये तो सबसे पुराना आइडिया है ना, कि भाई सबसे पहले लोगों ने ये डिस्कवर किया होगा कि यार बच्चा गर्म हो रहा है या व्यक्ति जो है गर्म फील कर रहा है, अच्छा भी फील नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा डिजीज़ के साथ में जो है।
हमारे शरीर के अंदर में चाहे तो लंग्स के अंदर में कभी कोई बैक्टीरिया आ जाए, या लिवर के अंदर में कोई वायरस का इन्फेक्शन आ जाए, या किसी भी तरीके से मेरे को चोट लग जाए तो बुखार आ सकता है। लेकिन शरीर में इतनी अलग अलग जगह चोट लगी है, और बुखार आने का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मेरे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस मेरे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और वही डिसाइड करेगा कि कब मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना है। तो चोट तो लगी है लिवर में, लिटरली वो चोट लगी है, या चोट लगी है लंग्स के अंदर में, तो मेरा टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्या रिलेशन है वहाँ पे? तो हो यूँ रहा है कि जैसे ही लिटरली वहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स आपस में लड़ रही हैं, वहाँ पर तबाही मच रही है, कुछ सेल टूट रही हैं, फूट रही हैं। सेल्स बनी हुई हैं, उनकी जो बाहर की कवरिंग है वो किससे बनी हुई है? लिपिड से। कुछ लिपिड जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे ही अगर आप उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल उसके तरीके से है जैसे आपके पास समुद्र में बचने के लिए, या आपने देखा होगा उस तरीके की ट्यूब्स मिलते हैं, उसको ट्यूब को ऐसे तोड़ो तो जलने लगती है, ग्लो करने लगती है। काम में आती है जब आप कहीं ऐसे सफ़र पे हों जहाँ पर आप जंगल में खो गए, या स्काउट वगैरह जैसी जगहों में वो चीज़ काम आती है। तो उसी तरीके से हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो टूट फूट जाती है। टूटने फूटने के बाद जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है जो कि अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकते हैं। मैं जानबूझ करके किसी भी ऐसी शब्दावली या खतरनाक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आइडिया ही यही है कि पहले चीज़ों को समझना है, नाम वगैरह आप बाद में भी ले लेंगे। और वो जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिपिड है, वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिपिड अब एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन चुका है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाएगा नर्व के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस में, और वहाँ पर जाकर के मतलब सिग्नल यहीं से चला जाएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर तबाही मची हुई है, और अब आप हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि अब टेम्परेचर को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगर बात करें इसकी, मतलब कि ये तो हो गया कौन सा वाला पार्ट? बुखार वाला पार्ट। इम्यूनोलॉजी के अंदर में हम सबसे ज़्यादा जो दो सेल्स को जानते हैं, जो इसका जिक्र भी हमने अभी तक किया है, वो है एक टी सेल और एक बी सेल। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC ही होती हैं, लिम्फोसाइट जिसको हम कहते हैं। कि भाई WBC क्या है? आपकी वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट। उसमें से एक टाइप क्या है? आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो तरीके की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लेकिन इम्यूनोलॉजी के अंदर में एक सेल जो बिल्कुल सेंट्रल रोल में है वो है डेंड्राइटिक सेल। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये किसी आर्टिस्ट ने डेंड्राइटिक सेल को मतलब उस पर आर्टिस्ट्री करने की कोशिश की। तो डेंड्राइट मतलब नाम ही उसका मतलब ट्री, क्योंकि जैसे डेंड्राइट्स होते हैं हमारे न्यूरॉन के जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, वो बिल्कुल ट्री की तरह होते हैं। उसका नाम ही ट्री, मतलब वहाँ से जो लिटरल वही है शब्द, हम यहीं से लैटिन और वगैरह वगैरह से, ग्रीक वगैरह से ले लेते हैं शब्द। तो शुरुआत में यही हुआ था कि लोगों को ये लगा था कि ये शायद न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट्स हैं। और बाद में जाकर के हमारे एक जो साइंटिस्ट थे स्टाइनमैन, उनको मतलब ऐसा रेयर, ऐसा शायद हुआ ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल और केवल एक सेल की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए। और इनको केवल और केवल डेंड्राइटिक सेल की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया था। डेंड्राइटिक सेल मतलब कि उसके काफ़ी सारे डेंड्राइट है, मतलब उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरीके से 11th और 12th में आपने ये पढ़ा है कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में मिलती हैं, और जहाँ मिलती है वहाँ पर अगर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया ने अगर अटैक किया है तो वहाँ पर उसे खाती हैं। उनको खाने को फेगोसाइटोसिस बोल देते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वाली सेल भी फेगोसाइटोसिस शो करती है, लेकिन कुछ इस तरीके से शो करती है कि मान लीजिए कि सामने से बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया जाएगा, ले करके उसको मारा जाएगा। अगर वो इंसान होता तो क्या किया जाता? इंसान होता तो उसको अपने शरीर के अंदर में ले करके उसको मार करके उसके अलग अलग टुकड़े काट दिए जाते, गर्दन काट दी जाती, हाथ काट दिया जाता, और उसको उठा करके क्या किया जाता? अपने ये जो बाहर ये जो इनफोल्ड्स हैं, बाहर ये जो इतना बड़ा सरफेस एरिया है, वहाँ पर खास तरीके के प्रोटीन, और ये MHC ही है। अब हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के MHC मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये भी एक तरीके का MHC मॉलिक्यूल है। तो MHC के मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर उस हाथ को, उस गर्दन को, उस पैर को, उसको शो किया जाता है, और इसको कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC। तो डेंड्राइटिक सेल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो कि पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम के सेंटर में काम कर रही है। क्या फ़ायदा होगा किसी भी पर्टिकुलर, क्योंकि ये काम तो बहुत सारी सेल कर रही है ना कि चीज़ कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह उसे खा के ख़त्म करना। यहाँ पर एक और नया फंक्शन हम एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या है कि ले लिया, काट दिया, मार दिया, उसके बाद में उसको अपने सरफेस के ऊपर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और चमकाते हैं, दिखाते हैं बाकी बी सेल को, टी सेल को कि ये देखो कि ये व्यक्ति आया था, तुम लोगों को इस व्यक्ति को मारना है। और इस तरीके से डेंड्राइटिक रोल का जो सेंट्रल रोल है पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम में वो बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक कि 11th और 12th के लेवल पे डेंड्राइटिक सेल शब्द इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नीट के लेवल पे तो नहीं करवाया जाता है, लेकिन ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल किया गया है नीट में डेंड्राइटिक सेल, क्योंकि डेंड्राइट शब्द सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है जैसे न्यूरॉन से कुछ रिलेटेड होगा, लेकिन वो न्यूरॉन से उसका लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है इम्यून सिस्टम से। हमारे शरीर के अंदर में जो WBC है उसमें से तकरीबन 60% जो है वो न्यूट्रोफिल है, और मोनोसाइट की अगर बात की जाए, जो अब मोनोसाइट ही आगे जा कर के मैक्रोफेजेस में बदलते हैं, वो 5% है। और न्यूट्रोफिल जो है वो क्या करती हैं कि वैसे तो ब्लड में घूमती रहेंगी भाई, लेकिन ब्लड में घूम रही हैं, वैसे शरीर में टिश्यू में भी मिल जाती हैं, लेकिन ब्लड में है अच्छे खासा, मतलब ब्लड में 60% हमारी जो ब्लड के अंदर में जो WBC है वो न्यूट्रोफिल ही है। अब ये मेरे को चोट लगी है पाँव में और न्यूट्रोफिल घूम रही है ब्लड में, तो फिर वहां तक कहाँ कैसे पहुंचती है उसको थोड़ी पता चल रहा है, उसको कि उसकी आंखें थोड़ी हैं कि उसको पता चल जाए, लेकिन उसको पता चल जाता है कैसे, कुछ ऐसे, इसको केमिकल सिग्नलिंग समझ लीजिए कि लोकल लेवल पे बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जब आती है तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे फेंकते हुए चलती है। जो बैक्टीरिया है वो छोटी छोटी जो चीज़ें फेंकता हुआ चल रहा है वो एक तरीके से सिग्नल है, और उसी सिग्नल को कौन सेंस कर सकता है, मेरी जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल पर वो आकर के चिपक सकता है, और वहां से ये बात पता चल जाएगी कि अच्छा ब्लड वेसल, ब्लड अंदर से जा रहा है, और न्यूट्रोफिल देखता हुआ जाएगा कि अच्छा वो देखो वहां पर मेरे ब्लड वेसल जो है वो एक्टिवेटेड है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ पंगा हुआ है, वहां से बाहर निकलना है मुझे। और वहां से सेल लिटरली ऐसे अपने आप को स्क्वीज करके बाहर की तरफ लेकर के जाती है, उसको डायबिटीज बोलते हैं। नाम शब्द बड़े बड़े हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, ताकि कॉन्सेप्ट पे जोर रहे कि हो क्या रहा है पूरा का पूरा। जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर तो उसको A नाम दे दो, B नाम दे दो, जो क्या डायबिटीज दे दो, कुछ और दे दो। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है नेचुरल किलर सेल, बड़ा ही अजीब प्राणी है, शब्द मेंशन है NCERT में 12वीं कक्षा में। ये न तो लिम्फोसाइट है पूरी तरीके से, और नहीं ये पूरी तरीके से ग्रेन्युलोसाइट है, कहीं बीच में आता है, ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। हो क्या रहा है, एक पेपर पब्लिश हुआ था यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर में, और पेपर का टाइटल था नेचुरल किलर सेल इन माउस। माउस को न्यूड माउस बोलते हैं, खैर शब्दावली पे हम नहीं जाएंगे, कि आपने क्या किया है कि जो माउस है उसको आपने एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट में पैदा करवाया है, मतलब कि उसके अंदर में इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि इसके अंदर में एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर में आपने माउस को रेज कराया, उसको किसी भी तरीके का इम्यून चैलेंज कभी उसने देखा ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर। उसकी कोई भी बी सेल टी सेल कोई ट्रेनिंग उसको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उस पर्टिकुलर के अंदर में जो सेल्स हैं वो बी सेल और टी सेल उतना अच्छे तरीके से अगर इस माउस को कल को किसी भी तरीके का पैथोजन अगर आ जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक होगा उस माउस के लिए, क्योंकि माउस पहले से ही एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया है। एक कदम आगे चलते हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। हमने क्या किया कि जो माउस है जो एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट में बड़ा करवाया गया था उसका ब्लड निकाला, और ब्लड निकाल करके उसमें से WBC निकाले, और WBC निकाल करके एक पेट्री डिश पर क्या दिया, कैंसर वाली सेल को ऐसे दे दिया।
तो हमने देखा कि उसके अंदर में बी सेल और टी सेल तो कोई रिस्पॉन्स ऐसा जनरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक सेल थी जिसको आज हम नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं। वो सेल जाकर के अटैक कर गई किस पे, कैंसर सेल पे। और ये है हमारे शरीर के अंदर में। हमारे शरीर के अंदर में कैंसर बनता रहता है, ख़त्म होता रहता है। हर व्यक्ति के शरीर में कभी ना कभी कैंसर का कोई ना कोई सेल बन जाता है। हमारे शरीर की जो नेचुरल किलर सेल हैं, दे मेक इट श्योर कि वो किसी भी कैंसर सेल को वही मारते हैं। तो ये एक नया प्राणी मिला हमें, जो कि न तो लिम्फोसाइट ही था, न ग्रेनुलोसाइट ही था, बीच में कहीं घूम रहा है। और काम क्या है इसका भाई? कैंसर में होता क्या? कैंसर में एक सेल का टिश्यू दूसरे में घूम रहा होता है या पागलों की तरह डिवाइड कर रहा होता है। तो पागलों की तरह डिवाइड करते वक्त उसके सरफेस के प्रोटीन ठीक नहीं बनेंगे, और वही चेक करता है हमारा नेचुरल किलर सेल की। देखता है कि अच्छा बेटा भाई तुम थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहे हो, तुम्हें जरा मार देते हैं। और वो अपने अंदर में से उसके पास डिफेंसिन, परफोरिन, इस तरीके के उसके एंजाइम्स होते हैं, उसके जरिए उसको सामने वाली सेल को मार दिया जाता है। या मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सेल है, मेटास्टेसिस करके दूसरी जगह पहुंच गई है। लंग की सेल है, मेटास्टेसिस करके कहाँ पहुंच गई है? लिवर में पहुंच गई है। तो लिवर में पहुंच गई तो उसके पास वो सरफेस प्रोटीन तो नहीं होंगे जो लिवर सेल के होते हैं। और वहाँ पर भी हमारी नेचुरल किलर सेल जो है वो घूम रही है, पूछे कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ के प्राणी, यहाँ की टिश्यू नहीं लग रहे हो। तो वहाँ पर उसको मार करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नेचुरल किलर सेल भी एक सेंट्रल रोल अदा कर रही है शरीर के अंदर में। सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर में अंतर कर पाना मेन काम के अंदर में आएगा नेचुरल किलर सेल के। अभी फीवर के बारे में थोड़ी सी जो बात समझने की हमने कोशिश की थी, उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। लोगों को ये नहीं पता था कि किस तरीके से मैक्रोफेजेस, अलग अलग तरीके के इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इन सब की पिक्चर कहाँ कौन सी चीज़ कैसे फिट हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे कन्वर्ट करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या कि भैया इस बात की डिस्कवरी हो गई कि किस तरीके से जो कहीं पर अगर आपकी चोट लगी तो दो चीज़ें हो सकती हैं भाई। चोट लगेगी तो वहाँ पर सेल जो है इंजर होंगी और उनकी जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो टूटेगी फूटेगी और वो कन्वर्ट होगी बाकी दूसरी चीज़ों के अंदर में, जिसमें क्या आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें से एक, वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में जा सकता है हाइपोथैलेमस के पास, और वो पायरोजेनिक एक्टिविटी शो कर सकता है। मतलब कि वो शरीर के टेम्परेचर को बढ़वाने में हेल्प कर सकता है हाइपोथैलेमस के जरिए। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं वो प्रोड्यूस करती है इंटरल्यूकिन, और टू बी मोर प्रिसाइज जो पहला इंटरल्यूकिन बना था वो इंटरल्यूकिन 1 था, और वही डायरेक्ट रिलेशन था। भाई क्या किया, जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर ने धीरे धीरे करके चीज़ों को प्यूरीफाई करके देखना शुरू किया कि भैया ये पर्टिकुलर चीज़ से क्या खरगोश के अंदर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या इस चीज़ से खरगोश के अंदर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पता चला कि जब फाइनली इंटरल्यूकिन 1 की बात की कि भाई जो कैंसर पेशेंट्स थे उनसे भर के WBC मिल रही थी, भर के मैक्रोफेजेस मिल रहे थे, वहाँ मैक्रोफेजेस से अलग अलग कंपाउंड को आप क्या कर सकते थे? सेपरेट कर सकते थे। इंटरल्यूकिन 1 को जब सेपरेट करके रैबिट के अंदर में दिया गया, खरगोश के अंदर में दिया गया, तो देखा गया कि भैया इतना बुरे तरीके से उसको टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा गया। ये तो पता चला कि हाँ इंटरल्यूकिन की जो एक्टिविटी है वो हेल्प कर रही है बुखार देने में, फीवर देने में। और फिर बाद में पता चला कि हाँ ठीक है, इंटरल्यूकिन मेन कंपोनेंट है जो बुखार के लिए है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन है वो टी सेल को भी बहुत बुरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा, और तो वहाँ से पता चला कि किस तरीके से मैक्रोफेजेस जो है वो किस तरीके से टी सेल को एक्टिवेट करा सकती हैं इंटरल्यूकिन के जरिए। हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, बट मेरे ख्याल से बैचलर्स के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए।